हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 7 का। ये है ठीक है। आपको पता है कि हम क्लास 6, 7 और 8 की जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे हम एसएसटी का ये कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें जो क्लास 6 की जियोग्राफी है पूरी कवर हो चुकी है। क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 4 है। इसी तरीके से हिस्ट्री भी कवर हो गई है क्लास 6 की, और पॉलिटी भी चल रही है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे वायु क्या है। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। और आपको बताते चले कि जैसे आपकी जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है, ये जो 5 परतें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है और इनको हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। फिर उसके बाद आगे जो आपकी स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें होती हैं, इनको हम लोग समझेंगे और इस तरीके से बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, यदि आपने क्लास नहीं देखी तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आइए वायु को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि हमारी पृथ्वी, चलिए देखिएगा, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक परत पाई जाती है, यानी कि वायु की एक घनी चादर से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल नाम दिया गया है। क्या कहते हैं इसको? हम इसको वायुमंडल कहा गया है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन? वायुमंडल। सांस लेने के लिए वायुमंडल ही हमें वायु प्रदान करता है। और ये जो हमारी पृथ्वी है चारों तरफ से घिरी किससे है? तो यह वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है। और सभी जीवों को जीवित रहने के लिए एयर तो चाहिए ही, सांस लेने के लिए हवा तो चाहिए ही। वो हमें कौन देता है? वायुमंडल देता है। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। कौन? ये जो वायु की घनी चादर है, ये जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे भी हमको बचाने का काम करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो, यानी कि यदि ये वायु की घनी चादर ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल भी सकते हैं, राख बन सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। यदि वायु की ये घनी चादर ना हो, सुरक्षा की ये चादर ना हो, अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया हुआ है। ठीक है, वायुमंडल का संगठन को समझते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जो वायु हम सांस लेते समय जिस वायु का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। ठीक है, किन 2 गैसों से, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी वो 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है, तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि बाकी गैसें नहीं, सिर्फ 2 ही गैसें नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती हैं, पाई दूसरी भी जाती है, लेकिन उनका परसेंटेज कम होता है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। भाई गैसें तो है ही, इसके अलावा धूल के कण भी जो है हवा में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है, इसको हम समझेंगे, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। इस अभी नीचे हम समझेंगे इस पिक्चर के माध्यम से। देखिएगा, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हवा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह नाइट्रोजन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो इनको होती है, लेकिन ये जो है वो सीधे तौर पर नाइट्रोजन अंदर को नहीं लेकर के जाते। ठीक है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कौन? पौधे। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के, ध्यान दीजिए, यानी मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर इसका स्वरूप बदल करके और पौधों को ये प्रदान करते हैं, यानी कि जिससे फिर पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो ये जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ना लेकर के, ये कह सकते हैं कि मृदा और जो जीवाणु हैं उनसे फिल्टर होकर के जो एयर आती है उसको पौधे प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन को पढ़ें उससे पहले हम इस पिक्चर को जरूर समझेंगे। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है इसको देखिएगा। इसमें ये दिया गया है कि सबसे बड़ा भाग कौन सी गैस बना रही है? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसका परसेंटेज 78 है। ओके, और ऑक्सीजन जो है यह 21% है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की 78% है। बाकी जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, तो इसका परसेंटेज 0.03 है, आर्गन का 0.93% है और बाकी गैसें 0.04% है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आप इन चीज़ों को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा गया है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा गया है। और इसके अभाव में, इसके बिना धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। तापमान में जब ये वृद्धि होती है तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा प्रदेश होता है वहाँ की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। जब बर्फ पिघलता है तो समुद्र का जो जल का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, जिससे जो वहाँ के तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में, एक लंबे समय में इसके कारण जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो जानकारी, सिर्फ जानकारी के लिए है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, जो आपको तुरंत ही लिखनी पड़ेंगी। तो पहले हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की, जो कि 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। देखिएगा, लिखा है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहला नंबर है नाइट्रोजन का, दूसरा नंबर है ऑक्सीजन का। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य और पशु जो हैं जब ये सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, लेवल बराबर रहता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो फिर ये संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, ये अन्य एक इम्पॉर्टेंट गैस होती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और फिर ऑक्सीजन ये वापस देते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और फिर रिटर्न में हमें ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। मनुष्यों और पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है कि संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी भी करते हैं, खनिज तेल और ईंधन, ठीक है, कोयला, खनिज तेल, ये सब चीज़ें। परिणाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित भी कर देता है। पृथ्वी पर मौसम और जलवायु का प्रभाव, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन बढ़ जाता है, उससे मौसम और जलवायु पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम वायुमंडल की संरचना को समझेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी सभी सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग है, जियोग्राफी की अलग है और पॉलिटी की अलग है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोस को एक सीक्वेंस पे देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। पूछ लेगा कभी कि जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी परतों में विभाजित है, तो ये 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह है तो यहीं से शुरू हो जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल, ये हमारे 5 मंडल होते हैं। अब सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। पूछ लेगा कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ये देखिए, ये है यहाँ पे क्षोभ मंडल, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये क्षोभ मंडल है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे पहले यही परत नीचे पाई जाती है। देखिएगा, ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बारिश, कोहरा, ओला वर्षण किस परत में होते हैं, तो ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके बाद सेकंड आता है हमारा समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब ये जो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, ये कितनी ऊंचाई तक फैला है? ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये है, आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? ये समताप मंडल है पूरा। क्या है? ये समताप मंडल है, ठीक है। और समताप मंडल के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी कि इसमें बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है, यानी कि जो हमारा हवाई जहाज़ है वो इसी परत में उड़ता है। किस परत में उड़ता है? समताप मंडल में हमारा हवाई जहाज़ क्या है उड़ रहा है, ओके। और इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत? ओजोन परत। जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, फिर हमको मिलेगा मध्य मंडल। यहाँ से आप देख पा रहे हैं समताप मंडल की सीमा खत्म होती है और ये मध्य मंडल यहाँ तक, इतना जो है ये हमारा मध्य मंडल आ जाता है। चलिए, थोड़ा सा अब हम समताप मंडल हमने पढ़ लिया, अब हम मध्य मंडल की बात करेंगे। यह वायुमंडल की तीसरी परत है भाई। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल हो गई। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है।
ओके, मध्यमंडल कितनी ऊंचाई तक है, तो ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो ये मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे बाह्य वायुमंडल की। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, तो वह है बाह्य वायुमंडल। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ, जब आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर बहुत तेज गति से बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का ही एक भाग है और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है बाह्य वायुमंडल। रेडियो संचार की अगर बात करें, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। किसका? बाह्य वायुमंडल का। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा बाह्य वायुमंडल है। ओके, ये क्या है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आगे पॉइंट को समझेंगे, देखिएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट। वास्तव में क्या होता है, तो हाँ, यहाँ पे इस परत का उपयोग हुआ रेडियो तरंगों के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित करती जाती हैं। अब लास्ट में 5वीं परत हमारी आती है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ऊपर की परत होती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ओके, तो ये 5 परतें हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की। देखिएगा, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद जो ताप है, जो टेम्परेचर है, और जो शीतलता है, उसका जो परिमाण होता है उसको तापमान कहा गया है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि वायुमंडल का टेम्परेचर जो है केवल दिन या रात में चेंज हो, बल्कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। इसके बाद बात आती है आपतन की। आपतन जो है यह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी कि सूर्य का ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पूछ लेगा कि सूर्य या आतपन की जो मात्रा है वह किसकी ओर घटती है, तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इतनी बात जब क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देखिए। तापमापी तापमान मापता है। तापमान मापने का जो यंत्र है उसको तापमापी कहते हैं। वायुदाब को मापने वायुदाब मापी जो है यह वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आतपन या सूर्य का तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिएगा, वायुदाब को पढ़ेंगे। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ओके,
सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। वायु दाब को पढ़ेंगे यहाँ से। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। वायु हमारे शरीर पर किस तरीके से बल लगाती है, तो यह उच्च दाब के साथ बल लगाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ध्यान दीजिए, वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब घटेगा, बढ़ेगा, तेजी से गिरेगा, धीमे धीमे गिरेगा। तो क्या होगा? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है, तेजी से गिरेगा। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब होता है सर्वाधिक और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें एक जो आपका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2024 को, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ से वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। आकाश स्पष्ट एवं स्वच्छ किसके कारण होता है? उच्च दाब के कारण। उच्च दाब के कारण। देखिए, यह लाइन एज इट इज 21 जनवरी 2024 को पूछी गई थी। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है या गमन करती है। ध्यान दीजिएगा। पवन की बात कर लें तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो वह स्थानीय पवनें हो गई। देखिए यहाँ पे एक तो आपकी स्थायी पवनें। जो स्थायी पवनें हैं वे व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ओके, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती। कौन सी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं? तो वो हैं स्थायी पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में जैसे मानसूनी पवनें हो गई। स्थानीय पवनों की अगर बात करें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ध्यान दीजिए, जो स्थानीय पवनें हैं ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर हो गई, हवा, पवन। ठीक है, ओके। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं? क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, वो ये है। देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी कि पछुआ पवनें कहते हैं। अब यहाँ से चक्रवात के बारे में दिया है, कुछ कहानी दी है चक्रवात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ, यानी कि चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। ओके, बस इतनी सी जानकारी, इसमें कुछ खास नहीं है। आर्द्रता को समझ लीजिए। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता यानी कि नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट कीजिए, आप नोट कर सकते हैं।
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, यानी कि नमी युक्त हो जाती है। आर्द्र दिन में क्या होता है, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। ये जो जल की बूंदें होती हैं बादल इन्हीं से बनते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर नहीं सकते तब बारिश के रूप में ये बूंदें नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, एक रास्ते के रूप में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो जम जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त भूमि का जो जल है वो बारिश का पानी ही होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पौधे और जीव जंतुओं के रहने के लिए वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे धरातल का ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि बारिश कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि और ओला होते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ्स हैं ये हम सीक्वेंस से टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। आप वहाँ से इन पीडीएफ्स के माध्यम से चीज़ों को कम समय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं।